आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो पर दिन भर सुन रहे हैं आप। क्या सुनाएं हाले दिल की जीडीपी गिर रही है। अगस्त का महीना चला गया और सितंबर आ गया, पर इकॉनमी पर नहीं। आज बात करेंगे देश में नौजवानों के एक ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन की, जो ट्विटर की ग्लोबल ट्रेंड लिस्ट में आज शुमार हुआ। उनकी मांग है कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम जो सरकार करा चुकी है और जिसकी भर्ती प्रक्रिया अरसे से अटकी हुई है, उसे आगे बढ़ाया जाए। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक नई बात मालूम हुई है, वो ये कि सुशांत के मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में उनकी बहन जानती थी। फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने पुलिस से ये बात छिपाई, और कौन सी टुकड़ी है भारतीय सेना की जिसे विकास बटालियन भी कहते हैं और जिसने एलएसी पर चीनी सेना को चौंका दिया, उसके बारे में बताएंगे आपको। लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज दिल्ली के लोधी शमशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ। देश में 7 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। बांग्लादेश ने भी उनके निधन पर अपने यहाँ राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। चीन बॉर्डर के मसले पर राजनाथ सिंह और बड़े अधिकारियों के बीच आज बैठक हुई, जिसमें विदेश मंत्री एनएसए समेत सेना के बड़े अधिकारी मौजूद थे। बॉर्डर पर पनपे हालात को लेकर चीन की ओर से बयान दिया गया है कि भारत कोई भी ऐसा कदम न उठाए जिससे हालात आगे भी तनावपूर्ण हो जाएं। भारतीय सेना ने एलएसी पर चीनी साजिश को नाकाम करने के साथ ही ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। पहली बार जम्मू कश्मीर के सबसे आतंक प्रभावित इलाके श्रीनगर सेक्टर में एक महिला आईपीएस अधिकारी चारू सिन्हा को सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन के स्थान पर लेग स्पिनर एडम जाम्पा को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। अगस्त महीने में भारत में दर्ज 20 लाख के करीब कोरोना वायरस के मामलों ने पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये किसी भी देश के लिए एक महीने में दर्ज मामलों की सबसे बड़ी संख्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में अब शनिवार को भी बाजार खुलेंगे। अब यूपी में बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगे, जबकि साप्ताहिक बंदी केवल रविवार को रहेगी। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। उन्हें एजीआर बकाया चुकाने के लिए 10 साल का वक्त मिल गया है। आज तक रेडियो पर यह है इवनिंग न्यूज़ एनालिसिस दिन भर, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। आज दिन भर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स के एक प्रोटेस्ट से। स्टूडेंट्स कहना पूरी तरह ठीक नहीं है, इसका दायरा दरअसल थोड़ा बड़ा है इससे, पर कोरोना के दौर में बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, तो प्रोटेस्ट ने भी अपने नए आकार ले लिए हैं। वो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अब नज़र आ रहे हैं। तो एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स का ये कहना है कि स्टाफ सर्विस सिलेक्शन यानी एसएससी और रेलवे के जो इम्तिहान हुए थे बी और सी श्रेणी की भर्तियों के, जिन्हें हुए एक अरसा हो गया है और उनके रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं, उनको समय से जारी किया जाए, भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। तो ये मांग थी स्टूडेंट्स की, और पहले से उन्होंने 1 सितंबर का दिन तय किया हुआ था कि आज के दिन वो #स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स इस हैशटैग के साथ ट्वीट्स की बरसात करेंगे। और आज सुबह से ही ये बरसात चालू हो गई। ये ट्रेंड भारत में ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड बना रहा, बल्कि ग्लोबल ट्रेंड लिस्ट में भी ये शुमार हुआ। 30 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स इस हैशटैग के साथ शाम तक किए जा चुके थे। जो बेरोज़गारों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, इस तरह के नारे ट्विटर पर पोस्ट किए गए। विपक्ष के ज़्यादातर बड़े नेताओं ने, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया है। सरकार से अपील की है कि वो युवाओं की बात सुने। और इस प्रोटेस्ट के साथ एक और चीज़ शुरू हुई, ये बात शुरू हुई कि क्यों हमारे यहाँ भर्ती प्रक्रिया इतनी मंद गति से चलती है। एक तो वैसे ही सरकारी नौकरियों के लाले हैं, और जब सरकारी वैकेंसी निकलती है तो जो प्रोसेस 6 महीने के भीतर ख़त्म हो जाना चाहिए भर्ती का, वो 3-3 साल 4-4 साल तक खिंचता रहता है। और जिन्होंने इम्तिहान दिया हुआ है वो इंतज़ार करते रहते हैं। तो एक तरह से उनके ये साल, जो उनके प्रोफेशनल करियर के साल हो सकते थे, जिसमें वो कुछ कमाकर सेविंग कर सकते थे, नया सीख सकते थे और देश की प्रोडक्टिविटी में कोई इजाफा कर सकते थे, उन वर्षों को वो इंतज़ार में लगे एक बेरोज़गार के तौर पर बिता देते हैं। क्यों? क्योंकि रिज़ल्ट ही नहीं आया या भर्ती का प्रोसेस कहीं अटका हुआ है। तो आज के प्रोटेस्ट में कई संगठन जुड़े थे, छात्रों के, नौजवानों के, और इन्हीं में से एक संगठन है युवा हल्ला बोल,
गोविंद मिश्रा इसके संयोजक हैं और गोविंद ने खुद भी ये परीक्षाएं दी हुई हैं और प्रक्रिया पूरी होने का इंतज़ार वो भी कर रहे हैं। इस मसले को और समझने के लिए मैंने गोविंद से बात की। आप जैसे कुछ दिनों का अगर आप अखबार उठाइए कुछ दिन से या न्यूज चैनल चलाइए तो हर जगह एक डिबेट जो चल रहा है वो नीट और जेई के एग्जाम के लिए चल रहा है। मतलब जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है और इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम है उसको लेकर के लगातार बवाल चल रहा था कि उसको एग्जाम करवाना है। कोर्ट से कहा गया कि एग्जाम करवाना है, सरकार इस पे अड़ी है कि एग्जाम करवाना है वरना छात्रों का ये ईयर लॉस हो जाएगा। तो ये सरकार इस बात से थी और लोगों का डिमांड था कि एग्जाम को टाला जाए। इसी बीच एक छात्रों का ये एक बड़ा समूह जो ये मांग करने आया कि सरकार को इतनी चिंता है कि किसी भी परीक्षा में 3 महीने लेट से लोगों का भविष्य खराब हो सकता है। ऐसे में तमाम सरकारी नौकरियां जो 3 साल 4 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है, भर्ती अटकी पड़ी हुई है, उनकी सुध क्यों नहीं ले रही है। किसी में केवल एक रिजल्ट निकालना था, उसके लिए 1 साल से बैठे हुए हैं। किसी नौकरी में फॉर्म भरवा के उसके बाद 2-2 साल से एडमिट कार्ड के इंतजार में है। तो सरकार को उनकी सुध नहीं है और केवल कि जेई का एग्जाम करवा लें, नीट का एग्जाम करवा लें, एक ही चीज में उनका दोहरा रवैया है। इसके खिलाफ स्टूडेंट्स का ये एजिटेशन रहा। गोविंद, एक बार उदाहरण देकर बता दीजिए कि एसएससी और रेलवे की कौन सी वैकेंसीज की बात हो रही है, जो कब निकली थी और कब से अटकी हुई। एसएससी वो नौकरियां देता है जो केंद्र सरकार के द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियां होती हैं। जो मतलब ग्रुप ए की नौकरियां यूपीएससी से होता है, जो अधिकारी पद का होता है, उससे नीचे की ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियां एसएससी देती है। और रेलवे ग्रुप बी और सी की इसी तरह की नौकरियां के लिए एग्जाम करवाता है। तो एसएससी में एक एग्जाम हुआ था सीजीएल 2018, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2018 की वैकेंसी थी वो। उसमें अभी लास्ट रिजल्ट आने से 850 दिन हो गए हैं और उसका अगला प्रोसेस नहीं हो पाया। मतलब फाइनल आगे क्या होगा, उसमें अगला स्किल टेस्ट होना है, उस फाइनल लिस्ट बननी है, वो जारी नहीं हो पा रहा है। पूछने पे जो अथॉरिटीज से जब पूछा जाता है तो वहां से जवाब ये आता है कि कोरोना पेंडेमिक है जिसके चक्कर में हम लोग ये कुछ नहीं दे पा रहे हैं रिजल्ट। लड़कों का एजिटेशन इसी बात से है कि एक तरफ तो नीट और जेई में आपको कोरोना पेंडेमिक नहीं दिखता है और ये एक रिजल्ट जारी करने में अगली अधिसूचना जारी करने में कि कब रिजल्ट आएगा वो जारी करने में आपको कोरोना पेंडेमिक हो रहा है। इसी तरह रेलवे की भर्ती में 2019 में एक वैकेंसी आती है एनटीपीसी और ग्रुप डी की। 2019 जनवरी में पीयूष गोयल जी अनाउंस करते हैं कि आने वाले 2 साल में हम 4 लाख वैकेंसियां इन रेलवे से भरेंगे। और होता ये है कि 4 लाख की जगह 1 लाख उस समय एग्जाम हो गए रहते हैं, उनमें भी ज्वाइनिंग नहीं मिली। और जो अगला फॉर्म भरवाया गया जिसमें 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा, उसका फॉर्म भरवाने के बाद कोई अगला प्रोसेस नहीं होता है। तो आज का ये पूरा एजिटेशन इन्हीं दोनों को मुख्यतर लेकर के हुआ। और इसके साथ साथ में और सारे भी लोग जो देश का युवा बेरोजगार युवा है वो भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है गोविंद, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका संगठन इसमें शामिल है और बहुत सारे जो छात्रों के संगठन हैं, नौजवानों के हैं, वो इसमें शामिल हैं। मांगे क्या हैं आपकी, सरकार से चाहते क्या हैं? देखिए, हमारा युवा अल्लाह बोल का संगठन इसमें साथ में दुनिया देश भर में जितने यूथ ऑर्गेनाइजेशन हैं और जितने यूथ ग्रुप हैं उसमें वो भी इसमें पार्ट लिए हैं। और मेनली ये डिमांड है कि ये जो प्रोसेस, ये दोहरा रवैया है सरकार का कि एक जगह वैकेंसियों को रोक दी गई है और दूसरी जगह एग्जाम करवाने पे तुले हुए हैं, इसको हटाया जाए। दूसरा, जो वैकेंसियां सरकारी आनी रुक गई हैं, जैसे अभी रेलवे के एक नोटिफिकेशन के हिसाब से जो 2 अगस्त को निकाला गया था, जिसमें कहा गया कि ये जितनी वैकेंसियां हैं उसका 50% खाली कर दो, क्योंकि रेलवे के पास बजट नहीं है कि नई नौकरियां दे पाए। तो 50% वैकेंट सीट को स्क्रैप करने का जो प्लान आया है ये है। ऐसी तमाम दिक्कतें हैं, जो वैकेंसियां बंद हो गई हैं, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, निजीकरण हो रहा है रेलवे का और ऑर्गेनाइजेशन का, तो नौकरियां हैं नहीं। तो हमारी सरकार से इसमें डिमांड यह है
कि जो सरकारी नौकरियां अभी पेंडिंग पड़ी हैं, जो अभी आपको मैं बता दूं सीजीएल का ये 2018 का आप देखें, यूपी ट्रिपल एसटी एक, जैसे यूपी में वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का एक पद होता है, उसमें 2018 से वैकेंसी पेंडिंग आ रही है। एमपी पटवारी, जो मध्य प्रदेश में पटवारी की भर्ती थी 2017 से, दिल्ली में डीएसएसबी की एक भर्ती है जो 2013 से अभी तक पेंडिंग चली आ रही है। तो हमारा डिमांड है ऐसी सारी वैकेंसियों के ऊपर सरकार तुरंत एक्शन ले, तुरंत उसकी कार्रवाई पूरी की जाए, क्योंकि सरकार का ही अपना रूल है। 2016 में डीओपीटी ने, जो कार्मिक मंत्रालय है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके हिसाब से कोई भी सीधी भर्ती 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ 6 साल से ऊपर हो गए हैं, ये वैकेंसियां अभी अटकी पड़ी हैं। नई जो वैकेंट पद हैं, जैसे 24 लाख सरकारी पद, आप इस चुनाव में मुद्दे देखे होंगे, 2019 वाले चुनाव में बड़ा मुद्दा था कि 24 लाख सरकारी पद खाली हैं जो केंद्र सरकार की हैं और राज्य सरकारों की हैं, तो उनको वैकेंट सीटों को भरा जाए। पक्ष विपक्ष दोनों इस पे शून्य पड़ा है। जहां बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र सरकार नहीं कर रही है, ये कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उनमें कांग्रेस की सरकारें भी इन पर कुछ नहीं बोल रही हैं, वो वैकेंसियां वहां भी अटकी पड़ी हैं। तो ये गुमराह करना बंद किया जाए, सरकार वैकेंसियां लाए, अवसर दे, और आपदा में अवसर अपने लिए न खड़ा करे कि वैकेंसी बंद कर दे, सैलरी देना बंद कर दे, वैकेंसियां खत्म कर दे। ये अवसर युवाओं को दे, देश के युवाओं को रोजगार का अवसर दे और युवाओं की सुने। ये थे गोविंद मिश्रा, जो आज की प्रोटेस्ट में शामिल थे और ख़ुद भी उन्होंने एसएससी और रेलवे दोनों के इम्तिहान दिए हुए हैं और भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आज तक रेडियो, आजतक.in/रेडियो, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई बयानों को दर्ज कर रही है, अलग अलग लोगों से पूछताछ हो रही है। रिया चक्रवर्ती के बाद आज उनके माता पिता से पूछताछ की गई। सीबीआई अभी सभी लोगों के बयान दर्ज करेगी और फिर जिसे कनेक्टिंग द डॉट्स कहते हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश, वो करेगी। लेकिन इस बीच एक नया अपडेट आया है जिससे ये पूरी जांच एक नई दिशा में मुड़ सकती है। वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार अब तक ये कहता आया है, बिहार पुलिस से भी और बाकी जगहों पर भी, एफआईआर की कॉपी में भी, कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि सुशांत सिंह राजपूत किसी तरह की मानसिक समस्या का सामना कर रहे थे, किसी तरह के मेंटल हेल्थ इशू उनको था। परिवार का ये कहना था कि ये दवाइयाँ अगर सुशांत ले रहे थे तो इसकी वजह रिया चक्रवर्ती ही थी, हमें नहीं मालूम कि वो डिप्रेशन में थे या नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अब एक चैट सामने आई है जिसमें सुशांत की बहन प्रियंका सुशांत से न सिर्फ बात कर रही हैं उनके मेंटल हेल्थ के बारे में, बल्कि उनके लिए डॉक्टर से पूछकर वो दवाइयाँ बता रही हैं जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं। और चूंकि ये ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है, ये कोई भी जाकर दुकान से नहीं ले सकता है, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। तो ताकि सुशांत मुंबई में वो दवाइयाँ ले सकें, इसके लिए वो अपने एक परिचित डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन भी बनवाकर प्रियंका भेज रही हैं। ये सब बातें चैट में सामने आई हैं। तो सुशांत के परिवार ने ये बात क्यों छिपाई, ये ज़रूर अब एक जांच का विषय होगा। मैंने बात की आज तक रेडियो संवाददाता मुनीश पांडे से। मुनीश मुंबई बेस्ड हैं और सुशांत सिंह राजपूत केस पर शुरू से नज़र रखे हुए हैं और बहुत बारीकी से ये केस उन्होंने कवर किया है। मुनीश से पहले मैंने आज की पूछताछ का अपडेट लिया। जी देखिए, आज जो है सीबीआई पूछताछ कर रही है रिया के माता पिता यानी कि इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती। अब ये जो दोनों हैं, ये सीबीआई की जो एफआईआर है उसमें आरोपी हैं और इस मामले में सीबीआई उनसे इसलिए पूछताछ करना चाहती थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझना चाहती हैं कि सुशांत और रिया के बीच में रिश्ते क्या थे। कुल मिला के मामला जो अभी तक है वो खुदकुशी जो हुई है उसको उकसाने का मामला रिया चक्रवर्ती के खिलाफ है और सीबीआई को कहीं ना कहीं लगता है कि रिश्तों के दौरान ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से हो सकता है कि सुशांत ने ये कदम उठाया हो। इसीलिए सीबीआई उनके माता पिता से सबसे पहले पूछताछ करना चाहती है कि क्या उनको इस बारे में जानकारी थी, क्या वो जानते थे कि रिया और
सुशांत के बीच में कब कब झगड़ा हुआ, क्या उन्होंने कभी रिया को ये समझाया था कि उन्हें सुशांत को छोड़ देना चाहिए जब ये बात सामने आई थी कि उनकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी होती है उनकी। तो ये सारी बातों को लेकर उनसे वो पूछना चाहेगी। दूसरा इसमें जो सबसे अहम होगा वो होगा खुद इंद्रजीत चक्रवर्ती, क्योंकि वो इस मामले में आरोपी तो हैं, लेकिन एक आरोप उनके ऊपर यह भी लगा है कि जो रिया, शौविक और उसके अलावा सुशांत, इन्होंने जो 2 कंपनियां खोली थी मुंबई में, उस कंपनी का जो ऑफिशियल एड्रेस था वो इंद्रजीत चक्रवर्ती का वो मकान है जो उन्होंने साल 2012 में खरीदा, 2016 में उसका पोजीशन मिला था। तो क्या उनके मन में कभी ये था कि सुशांत के पैसे उनके पास आने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने वो ऑफिशियल एड्रेस अपने घर का, कंपनी का बना दिया था? तो ये सारी बातों को लेकर पूछताछ होगी, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग होगी एज ए माँ बाप, वो होगा ड्रग्स को लेकर सवाल। क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने ये तो कैमरे के सामने कह दिया कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, लेकिन उनके चैट हैं जिसमें कि वो ड्रग्स के बारे में बात कर रही हैं। सीबीआई को हालांकि उन्होंने बोला कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, लेकिन सीबीआई ये बात मानने को अभी फिलहाल तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इसमें जो बाकी के साक्ष्य हैं, सबूत हैं, उनसे उनका आमना सामना कराया जाएगा आगे आने वाले समय में। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से वो श्रुति मोदी से ड्रग्स के बारे में बात कर रही थी, एक चैट थी जिसमें कि जया साहा ने बताया था कि आप सुशांत की कॉफी में एक सीबीडी ऑयल होता है, उसको दीजिए तो उसके 30 से 40 मिनट के बाद में इंसान को किक मिलता है। इसके अलावा एक और चैट थी 2017 में जहाँ पे वो गौरव आर्या से एमडीएमए की बात कर रही थी। इसीलिए सीबीआई को ऐसा लगता है कि अगर उनके मोबाइल फोन से चैट हुआ है और उनका कहना है कि ये चैट मैंने नहीं किया है या अपने लिए नहीं किया हुआ है, तो ये बात को मानना बहुत मुश्किल है सीबीआई के लिए। और जो सूत्र में बता रहे हैं कि इसको लेके सीबीआई अभी तक फिलहाल संतुष्ट नहीं है और इसको लेके आगे भी उनसे पूछताछ हो सकती है। जहां तक बात रही श्रुति मोदी के वकील की, तो श्रुति मोदी के जो वकील है उनका ये दावा है कि जो बहनें हैं सुशांत सिंह राजपूत की, ये सब कुछ इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हैं। और उन्होंने जिक्र किया हुआ है हमसे बात करते हुए कि एक बार ऐसी कन्वर्सेशन हुई थी तीनों बहनों के बीच में कि सुशांत की जो प्रॉपर्टीज है उसको हड़प लिया जाए। लेकिन यहाँ पर ये बात देखने वाली होगी कि वो एक आरोपी के वकील हैं, एक विटनेस के वकील हैं, और वो जो कहेंगे ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से सच हो। इसलिए इसमें समझने वाली बात होगी कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो अपने क्लाइंट के फायदे के लिए इस वक्त बोल रहे हैं। मुनीश, जो सुशांत की बहन की चैट सामने आई है जो साफ तौर पे ये कहती है कि सुशांत को जो मेंटल हेल्थ इश्यूज थे उस बारे में सुशांत की बहन प्रियंका जानती थी, इसके बाद किस तरह के नए सवाल इस इन्वेस्टिगेशन में खड़े होते हैं? जी देखिए, चैट अपने आप में काफी अहम हो जाता है, क्योंकि जब एफआईआर लिखवाई थी के सिंह जो कि सुशांत के पिता हैं, उन्होंने जब एफआईआर लिखाई थी तो उस एफआईआर में उन्होंने एक बहुत अहम बात मेंशन की थी और उन्होंने कहा था कि उनका बेटा जो है कभी भी मानसिक रूप से परेशान नहीं था, उसकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक थी। और उनके परिवार के जो वकील हैं विकास सिंह, उनका मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये जो बातें सामने आई हैं कि उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी होता था उनको, ये सारी की सारी बातें गलत है, कभी परिवार को इसके बारे में जानकारी ही नहीं। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रिया से मिलने के बाद में सुशांत की मानसिक हालत जो है वो खराब होने लगी। एक और आरोप लगाया उन्होंने जो कि काफी गंभीर है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स का, यानी कि जो दवाओं का ओवरडोज देती थी। ये आरोप जो है काफी गंभीर होते हैं। अब इस मसले में जब जांच एजेंसियां आगे जांच करने लगी तो हमने भी अपनी इंडिपेंडेंटली जांच की और हमें पता चला कि 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत और उनकी बहन प्रियंका, जो कि ओपी सिंह की वाइफ है, फिलहाल के लिए वो लोग फरीदाबाद में रहते हैं, उनके बीच में चैट हुई और उस चैट में प्रियंका ने सुशांत को 2 दवाएं का नाम भेजा और बोला कि ये दवाएं खा लो और उसके बाद में आप बेहतर फील करोगी। अब ये जो दवाएं थी, ये दवाएं जो होती हैं वो एंग्जाइटी के लिए होती हैं, हाइपर एंग्जाइटी के लिए होती हैं और डिप्रेशन के लिए होती हैं। तो ये दवाओं का लिस्ट उन्होंने बताया और सुशांत को लेने के लिए बोला। सुशांत ने जवाब दिया कि ये दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में इसका कोई जुगाड़ करती हूँ। उसके बाद में उन्होंने, एक डॉक्टर हैं दिल्ली के काफी मशहूर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनको उन्होंने फोन किया। फोन करने के बाद में उनसे सुशांत का, पेशेंट का नाम उसमें सुशांत लिखा हुआ है, हमारे पास में वो प्रिस्क्रिप्शन है और उस प्रिस्क्रिप्शन में वो सारी दवाएं लिखी हुई हैं और ये दवाएं वैसे कोई ले नहीं सकता है। फिर वो दवाओं, 4 दवाएं थी उसमें, उन 4 दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने भेजा और अपने भाई को बोला, सुशांत को, कि आप जो है ये दवाएं खरीद लीजिए, ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा, किसी को इस बारे में जानकारी नहीं होगी, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब ये देखिए, ये भाई और बहन के बीच में चैट है, लेकिन यहाँ पर 2 अहम बातें हैं। पहले तो परिवार का दावा कि उनको पता ही नहीं था, कम से कम उनके परिवार की एक सदस्य प्रियंका को इस बारे में पता था। इस चैट से ये खुलासा होता है। दूसरा ये होता है कि जो दवाएं आप दे रहे हैं वो बिना पेशेंट को दिए, आपका भाई था वो,
एक डॉक्टर उनको उस समय देख रहे थे, डॉक्टर चावड़ा, जो कि काफी मशहूर साइकेट्रिस्ट हैं मुंबई में। डॉक्टर चावड़ा उनको पहले से ही देख रहे थे। बिना फिजिकली आप डॉक्टर को मिलाए हुए अपने भाई के लिए आपने खुद से दवाओं की एक लिस्ट बनाकर भेज दी, जिसका कि सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है, और ये गैर कानूनी इस तरीके से करना। तो ये चैट उस संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और इसी वजह से अब सीबीआई जो है वो प्रियंका का बयान दर्ज कर सकती है, और उनकी जो बहन है मीतू, क्योंकि मीतू जो है उनकी भी एक चैट आई थी श्रुति मोदी से, जिसमें कि उन्होंने दवाओं का जिक्र किया हुआ था। तो ये सारी बातें जो है वो काफी अहम हो जाती हैं इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से, क्योंकि जो एक ड्रग्स वाला जो मामला है और सुशांत की मेंटल हेल्थ का मामला है, दो ऐसी कड़ी हैं जिससे कि सुशांत की मौत को जोड़ने की कोशिश कर रहा है सीबीआई। लेकिन जब सबूत मिलेंगे तभी वो जुड़ पाएगा। और जो परिवार है, अब उनके ऊपर भी सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं कि उन्होंने क्या पूरी जानकारी नहीं दी थी, या फिर वो छुपा कर रखना चाहते थे इस बात को कि सुशांत की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। ये थे मुंबई से आज तक रेडियो संवाददाता मुनीश पांडे। अगली खबर पर बढ़ें इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है, आप जो कह लीजिए, अपने लोग हैं। आप में से जो भी लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं, मैसेजिंग ऐप है ना, जो जहाँ बहुत सारे लोग फिल्म्स डाउनलोड करने भी जाते हैं, पायरेसी बुरी चीज़ है, तो वहाँ भी आप अगर हैं तो हमारे सोशल मीडिया के साथी केशव ने आज तक रेडियो का टेलीग्राम चैनल बना दिया है। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे आज तक रेडियो, तो आपको हमारे लोगों के साथ एक चैनल मिल जाएगा। ताज़ा बनाए तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स अभी नहीं है, पर आप आएंगे तो और लोग भी आएंगे। वहाँ भी पहुँचिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ आने का एक फ़ायदा आपको ये होगा कि हर पॉडकास्ट का लिंक आपके इनबॉक्स तक पहुँच जाएगा। तो जो आपकी रुचि का है, जो आपको अच्छा लगे, उसे आप क्लिक करके सुन लीजिए। तो बेसिकली आज तक रेडियो से आपका एक डायरेक्ट संपर्क टेलीग्राम के ज़रिए बन जाएगा। तो इसलिए टेलीग्राम पर आज तक रेडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं भारत चीन सीमा की। वहाँ जून से ही हालात नॉर्मल नहीं हैं। दोनों तरफ सेनाओं का इस वक्त भारी जमावड़ा है। काला टॉप पोस्ट एक जगह है जहाँ भारत और चीन ने टैंक आमने सामने तैनात कर दिए हैं, और न सिर्फ तैनात कर दिए हैं बल्कि दोनों सेनाओं के टैंक इस वक्त फायरिंग रेंज में हैं। काला टॉप पोस्ट पर अभी भारतीय सेना का कब्ज़ा है, और भारतीय सेना ने वहाँ से चीनी सेना के कैमरे वगैरह हटा दिए हैं। उनका सर्विलांस सिस्टम जो वहाँ लगा दिया था उन्होंने, उसको भी हटा दिया है। आज दिल्ली में भी इस मसले पर बैठक हुई आगे की रणनीति तय करने के लिए। इसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। आप जानते हैं कि ये जो ताज़ा तनाव है, एकदम ताज़ी घटना 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात हुई थी। पूर्वी लद्दाख में जो पेंगोंग त्सो झील है, उसके साउथ वाले इलाके में स्टेटस को बदलने के लिए चीनी सेना ने कोशिश की थी, आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना की एक रेजिमेंट ने नाकाम कर दिया था। तो ये जिस रेजिमेंट ने चीनी सेना की इस कोशिश को नाकाम किया, उसे कहते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इसी का एक और नाम है विकास बटालियन। एलएसी पर तनाव बढ़ने के बाद इस बटालियन को लद्दाख में तैनात किया गया है, जिसमें गोरखा जवान भी हैं, जिसमें तिब्बती जवान भी हैं। तो इसी बटालियन ने चीनी सेना को चौंकाया। इस पूरी घटना के बारे में और इस रेजिमेंट के बारे में और जानकारी के लिए मैंने बात की आज तक रेडियो संवाददाता मनजीत सिंह नेगी से, जो एलएसी पर चल रही गतिविधियों को कवर कर रहे हैं। जहां तक 29-30 की रात की घटना की बात है, हमारे पास जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक इस बार एक तरह से भारतीय सेना की जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की टुकड़ी है, उसने चीन को चौंकाने का काम किया है। क्योंकि इससे पहले अगर हम अप्रैल मई के घटनाक्रम को देखें, चाहे गलवान की घटना हो या उससे पहले जिस तरह की भिड़ंत दोनों सेनाओं के बीच में चीन की तरफ से ये कोशिशें हुई, लेकिन इस बार अभी तक जो तनाव का केंद्र है वो पेंगोंग त्सो के उत्तरी छोर पर है, जहां पर फिंगर का इलाका जिसको हम कहते हैं। लेकिन 29-30 की जो घटना हुई वो दक्षिण पेंगोंग त्सो के इलाके में हुई, जहां पर थाकुंगला एक जगह, वहां पर कुछ ऐसी हाइट पर ऐसी पोस्ट थी जो एक तरह से खाली थी, और चीन उनका अपना कब्जा मानता था। चीन ने वहां पर उसके आसपास निगरानी के लिए सर्विलांस के उपकरण लगाए थे, कैमरे लगाए थे, और वो कहीं ना कहीं आगे बढ़कर उन पर कब्जे की कोशिश कर रहा था। उस दौरान जो विकास और जिसको स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कहा जाता है, उसकी इस टुकड़ी ने ये खास तरह के पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन के लिए माहिर होते हैं कमांडो, इन्होंने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया और करीब 500 की संख्या में चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ा
और इन पोस्ट पर अपना कब्जा कर दिया। और वहां पर खासतौर से चीनी जो उपकरण लगे थे, सर्विलांस के कैमरे लगे हुए थे निगरानी के लिए, उन सबको नष्ट करने का काम किया। इसके अलावा चीनी सेना ने उसके कुछ इलाकों में वहां पर बारूदी सुरंगें बिछाई थी, उनको भी निकालने का काम किया। उस दौरान एक जो जवान है उसके घायल होने की बात भी सामने आई। तो इस तरह से इस ऑपरेशन को बहुत अचूक तरीके से इस टुकड़ी ने अंजाम दिया और एक तरह से चीनी सेना को पूरी तरह से चौंकाने का काम भी किया है। जहां तक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की हम बात करें, विकास, ये खास तरह की टुकड़ी है जिसमें खासतौर से जो लद्दाख और अलग अलग इलाकों के तिब्बत से जुड़े इलाकों के जो हमारे लोग जवान हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। और ये माउंटेन वारफेयर यानी कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन के माहिर होते हैं और कोई खास ट्रेनिंग होती है। और पहली बार मतलब 1962 की लड़ाई के बाद इस टुकड़ी का गठन किया गया था। और इस तरह के ऑपरेशन में खासतौर से जब चीन के साथ लद्दाख में अलग अलग जगहों पर तनाव की स्थिति है, वहां पर इन्होंने इस खास ऑपरेशन को अंजाम दिया। मंजीत जी, बॉर्डर पर अभी हालात कैसे हैं? वो इसलिए भी समझना चाहते हैं क्योंकि एक अखबार ने क्लेम किया है कि लद्दाख में LAC से सटा करीब जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है उस पर इस वक्त चीन की सेना है देप्सांग प्लेन्स में। अभी सिचुएशन क्या है? आमने सामने सेनाएं कहाँ कहाँ खड़ी हैं, कितनी दूरी पर हैं, स्थिति क्या है? देखिए, फिलहाल लद्दाख में चाहे पूर्वी लद्दाख की बात करें और इस वक्त दक्षिण लद्दाख में जो घटनाक्रम हुआ, उसके अलावा जो देप्सांग का इलाका है जो कि चीन के लिए सामरिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है और हमारे भारत के लिए भी, वहां पर तो काफी समय से चीन सेना आमने सामने, भारत और चीनी सेनाएं तैनात है आमने सामने। और अब खासतौर से 29 और 30 की जो घटना हुई है उसके बाद से तनाव दोनों मोर्चों पर है और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। भारत ने भी अपने जो बड़े हथियार हैं, चाहे टैंक की बात करें, BMP की बात करें, इसके अलावा और जो दूसरे हथियार हैं उनको उनकी तैनाती वहां पर बढ़ाई है। और इस भारतीय सेनाओं को, सुरक्षा बलों को इस बात की भी आशंका लगातार बनी हुई है कि जो 29-30 की जो घटना हुई है जिसमें एक तरह से चीनी सेना को मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद चीन की तरफ से किसी, चाहे देप्सांग की हम बात करें या फिर फिंगर का जो एरिया है पूर्वी लद्दाख का, वहां पर बात करें या जो दूसरे इलाके हैं वहां पर कोई इस तरह की कोशिश हो सकती है। और न सिर्फ लद्दाख बल्कि अरुणाचल में भी काफी तनाव की स्थिति है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। और इसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड, तो क्योंकि चीन पर किसी भी मोर्चे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भले ही 29 तारीख की घटना के बाद लगातार चुशूल में जो ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत है वो चल रही है। आज भी सुबह 9:30 से बैठक शुरू हुई थी, कल भी बैठक हुई, तो 2 से 3 राउंड की बैठक हो चुकी है 29-30 की घटना के बाद। लेकिन इस बीच जो भारतीय एजेंसियां हैं, सुरक्षा बल हैं, वो किसी भी तरह से चीन पर भरोसा नहीं कर रही हैं क्योंकि चीन ने लगातार बातचीत के बीच में धोखा देने का काम किया है। तो इस वक्त कह सकते हैं कि कोशिशें हो रही हैं कि इस मामले को सुलझाया जाए, लेकिन जहां तक भारत की बात है, हमारे जो तीनों सेनाएं हैं और तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। ये थे आज तक रेडियो संवाददाता मंजीत सिंह नेगी। चलते चलते हेडलाइंस एक बार फिर। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज दिल्ली के लोधी शमशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ। देश में 7 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। बांग्लादेश ने भी उनके निधन पर अपने यहाँ राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। चीन बॉर्डर के मसले पर राजनाथ सिंह और बड़े अधिकारियों के बीच आज बैठक हुई, जिसमें विदेश मंत्री NSA समेत सेना के बड़े अधिकारी मौजूद थे। बॉर्डर पर पनपे हालात को लेकर चीन की ओर से बयान दिया गया है कि भारत कोई भी ऐसा कदम न उठाए जिससे हालात आगे भी तनावपूर्ण हो जाएं। भारतीय सेना ने LAC पर चीनी साजिश को नाकाम करने के साथ ही ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। पहली बार जम्मू कश्मीर के सबसे आतंक प्रभावित इलाके श्रीनगर सेक्टर में एक महिला IPS अधिकारी चारू सिन्हा को CRPF का इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन के स्थान पर लेग स्पिनर एडम जाम्पा को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। अगस्त महीने में भारत में दर्ज 20 लाख के करीब कोरोना वायरस के मामलों ने पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
ये किसी भी देश के लिए एक महीने में दर्ज मामलों की सबसे बड़ी संख्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में अब शनिवार को भी बाजार खुलेंगे। अब यूपी में बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगे, जबकि साप्ताहिक बंदी केवल रविवार को रहेगी। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। उन्हें एजीआर बकाया चुकाने के लिए 10 साल का वक्त मिल गया है। आज तक रेडियो पर इवनिंग न्यूज़ एनालिसिस दिन भर में आज इतना ही। साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की। radio@aajtak.com पर ईमेल करके आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। प्लीज़ दीजिए, उसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि उससे हमें फैसले लेने में मदद मिलती है। और अब आज की चिट्ठी थोड़ी सी ख़तरनाक है क्योंकि हमारे एक लिसनर ने हमें डांट पिलाई है थोड़ी सी। आई आलम इनका नाम है और इन्होंने लिखा है कि पिछले किसी प्रोग्राम में आपने कहा था कि हम और हमारी पूरी टीम पूरी गंभीरता से आज का दिन और दिन भर को सप्ताह में 7 दिन प्रसारित करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि इतनी गंभीरता से अभी और कितने दिन लगेंगे विचार को एक्शन में बदलने में। ये इसी तरह की अकाउंटेबिलिटी हम अपने लिसनर से पहली चीज़ तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमसे कान उमेट के भी सवाल कर सकें। और दूसरी बात ये कि ILM जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इमीडिएटली ये काम अभी हम लोग शुरू नहीं कर पाए हैं। उसकी कुछ वजहें हैं, जिनमें से एक तो ये है कि अभी बहुत बड़ी टीम नहीं है हमारी, हम लोग छोटी टीम हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन पहले भी मैंने कहा था कि हमारा इस पर डिस्कशन पूरी गंभीरता से जारी है और उसका कोई रास्ता निकालने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तब तक थोड़ा सा समय आप दीजिए। हमें मालूम है कि ये मोहब्बत है आपकी जो झिड़की में नज़र आ रही है। 7 दिन आपको सुनवाएंगे आज तक रेडियो, वो चाहे दिन भर आप सुने या आज का दिन सुने या कोई नए पॉडकास्ट हम वीकेंड के लिए लेकर आएँ, लेकिन आप उन्हें सुनेंगे और आप उन्हें सुनकर निराश नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। तो दिन भर में आज कुलदीप मिश्र को इजाज़त दें। नमस्कार।